प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शक्ति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्नावली 1.1 अपनी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज विद्यार्थियों अपने पास इसमें सवाल नंबर 8, 9 और 10 बाकी थे। तो सबसे पहले हम अपने 10वां सवाल देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड पर इसको तैयार कर लिया है। बाकी उसके बाद अपने 9 नंबर और 8 नंबर सवाल भी देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही रुचिकर सवाल है और बच्चों का चहेता बंदर उसको लेकर के बनाया गया है। तो देखिए, इस सवाल में दिखने में तो बिल्कुल आपको यूँ लगेगा कि सीधा सा बिना पूर्णांकों की सहायता से ही अपने आंसर दे सकते हैं, परंतु पूर्णांकों की सहायता से अपने इसको हल करेंगे तो बिल्कुल अपना एग्जैक्ट और आंसर आएगा। तो देखिए, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। मान लीजिए ये मैंने बना रखी है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो ठीक है, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। बंदर यहाँ है अपने पास, 1 नंबर सीढ़ी, ठीक है। तो देखिए बंदर, और 9वीं सीढ़ी पर पानी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर बंदर की पोजीशन है, ये तो मान लेते हैं अपने यहाँ पर तो बंदर है और ये बच्चों पानी है, ठीक है। अब देखिए आगे रुचिकर सवाल स्टार्ट होता है। क्या कहता है? वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। देखो बंदर क्या करता है, एक छलांग लगाता है, क्योंकि बंदर का काम ही छलांग लगाना है। तो बंदर एक छलांग लगाएगा तो वो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाएगा और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। देखो बंदर क्या करता है, शरारती भी होता है। तो क्या करेगा, एक छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, फिर वापस छलांग लगाता है, 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आ जाता है, फिर वापस लगाएगा 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, फिर वापस लगाएगा 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर। इस तरह उसका क्रम है, वो चलता रहेगा। देखो, तो अब वो कह रहा है कि कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा। यदि सपोज करें वो सीधा 3 छलांग नीचे से नीचे वैसे जाता तो अपने कह सकते थे कि वो 3 छलांग में पहुंच जाएगा। अब वो शरारती भी है, वो क्या कर रहा है, 3 छलांग नीचे, फिर 2 छलांग ऊपर, फिर 3 छलांग नीचे, 2 छलांग ऊपर। इस तरह से वो चल रहा है बच्चों। तो देखिए, बड़ा रुचिकर कार्य हो रहा है इसमें, क्योंकि बंदर है वो दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो चलिए अपने इस पे देखें। तो साधारण सी बात है कि वो कह रहा है सबसे पहले कि 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, एक छलांग में 3 सीढ़ियां वो नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए ये लो, 1 और 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, ये पहुंच गया 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। तो कहां पहुंच गया वो? चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया। और वैसे भी अपने इसको देखें तो 1 में 3 जोड़ दिया मैंने, चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो अगली में क्या करें, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। अब की बार क्या करेगा, वो यहां से 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर कहां पहुंच गया, दूसरी सीढ़ी पे आ गया वो। तो चलिए, अपने 4 था, इसको ऐसे देखें, 4 और 2 सीढ़ियां वापिस वो आ गए ऊपर की ओर, तो 2 घटा दो उसमें से, वापिस दूसरी सीढ़ी पे आ गए, ठीक है। अब देखिए आगे फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो चलिए, दूसरी सीढ़ी यहां से अब नीचे की ओर जाएगा तो 3 सीढ़ी जाएगा, तो बच्चों को पहुंच गया 5 पर। तो देखो 2 पे था और 3 सीढ़ियां नीचे, 5 पे पहुंच गया। अब वो 2 वापिस ऊपर, तो बच्चों वो 3 पे आ गया। देखो 5 से 2 ऊपर, 3 पे आ गया। अब 3 से वापिस 3 सीढ़ियां आ गई तो वो 6 पे पहुंच गया। तो देखो लास्ट 3 सीढ़ी पे था तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, 6 पे पहुंच गया। अब वापिस 2 ऊपर की ओर, तो अंतिम 6 पे था, 2 ऊपर की ओर आ गया, चौथी सीढ़ी पे आ गया। फिर वापिस वो कह रहा है कि 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, तो 4 पे था, 4 से वापिस 3 नीचे की ओर, 7वें पे पहुंच गया। अब बच्चों वापिस वो 2 सीढ़ी ऊपर आएगा, क्योंकि बंदर तो है ना, तो बंदर तो छलांग लगाता रहता है। तो चलिए इस बंदर को अपने देखते हैं वो कब तक पानी में पहुंचेगा। तो बच्चों वो 5वीं सीढ़ी पे आ गए, वापिस 2 ऊपर, ठीक है। अब 5 से वापिस वो छलांग लगाएगा आगे, ये लो 8वीं पहुंच गया, क्योंकि आगे जाता है तो 3 सीढ़ियां क्रॉस करता है एक छलांग। तो 5 से 3 सीढ़ियां, 8वें पहुंच गया। अब वापिस आ जाएगा 2 सीढ़ियां ऊपर, तो ये लो बच्चों 8 में से 2 गया 6। अब वापिस यहां से 6 पे ना, 6 से ये छलांग लगाए तो 6 और 3 9, ये देखो पानी के पास पहुंच गया, यहां पानी पी लेगा। तो यदि हम अपने देखें कि उसने कितनी छलांगे लगाई है, कितने छलांगों में पहुंचा है, तो बच्चों यहां से अपने देख सकते हैं, ये जो मैंने तीर के निशान लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छलांगों में वो पानी। और वैसे भी अपने देखें, ये भी एक छलांग है, तो पहली छलांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अपने कह सकते हैं कि कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 छलांगों में। बंदर 11 छलांगों में
पानी के स्तर तक पहुंचे। इस तरह से बता सकते हैं। तो समझ में आया होगा, बिल्कुल रुचिकर सवाल है। तो ये पहला पार्ट इसका बच्चा हल हो गया है। इस तरह से इसको अपने हल कर सकते हैं। ये पहले पार्ट्स के आंसर तैयार हो गए, बिल्कुल समझने में भी आसान है। चलिए अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। वो कह रहा है पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। अब पानी पी लिया तो साधारण सी बात है, वो वापस जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, पानी पीने के बाद उसको वापस भी पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं आगे भी वापस इसको पहुंचाना है। तो अपने इसको कर लेते हैं खाली यहां से। तो देखिए बच्चों, इसको वापस भी अपने बंदर को लेके आएंगे। तो बड़ा रुचिकर सवाल है और बड़ा ही अच्छा सवाल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर। अब देखो यहां पर पानी पी रहा है, अब 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो यहां से वापस छलांग लगाएगा बच्चों 4 सीढ़ियां। तो ये लो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर। तो इसको अपने लिखेंगे 9 में से 5 मैंने घटा दिया, 4 सीढ़ियां सॉरी 4 मैंने घटा दिया, तो मेरे पास आ गया 5। ठीक है, अब आगे देखता हूं क्या कहता है। जाना चाहता है 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर। यहां पर देखिए 2 सीढ़ियां नीचे की ओर। अब 2 सीढ़ियां नीचे, तो 5 में से 2 यहां 7 पे वापस पहुंच गया। तो 5 वापस ये लो 7 पे। अब फिर वो 4 सीढ़ियां एक छलांग में। तो ये लो बच्चों यहां पहुंच गया। 7 में से 4 गया 3 नंबर सीढ़ी पे। 3 से फिर वो 2 सीढ़ी आगे बढ़ेगा। ये लो बच्चों, अब 5 पे गया। 5 से फिर वही तरीका उसका, 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, ये पहली सीढ़ी पे पहुंच गया। तो अब आप देखेंगे कि कितनी छलांग उसने लगाई है। तो बच्चों 2 तरह से आप बता सकते हैं इसको। एक तो मैंने आपको बताया था तीर के निशान से, 1 2 3 4 5, और एक ये भी तो अपनी एक छलांग है पूर्णांकों के रूप में। ये अपने चित्र के माध्यम से जैसे दर्शाइए, ये पूर्णांकों के माध्यम से दर्शा रखिए। तो यहां भी देखें तो अपने पास 5 छलांगें आ रही है। तो अपने इसका आंसर आ जाएगा कि कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। तो अपने लिखेंगे 5 छलांगों में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये अपने इसके 2 पार्ट हल कर दिए। अब चलिए तीसरा पार्ट इसका देखेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने इसको देख रहे हैं। अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे बच्चों। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कहता है। तीसरा पार्ट ये कहता है यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या ऋणात्मक है। ये कह रहा है नीचे की ओर जो सीढ़ियां पार करके वो ऋणात्मक है और ऊपर की ओर धनात्मक है। ऊपर जो चल रहे हैं वो धनात्मक है। तो ये पहला जो पार्ट है इसको अपने पूरा करना है, पैटर्न को पूरा करना है। तो चलिए ये कह रहा है -3 + 2 इस तरह से दिया है, प्लस और इसको आगे बढ़ाया हुआ है -8। तो ये इस तरह से इसको पूरा करना है बच्चों। ये कह रहा है इस पैटर्न को पूरा करो कि -8 सीढ़ी वो वापिस अपने पास से नीचे की ओर ऋणात्मक है। तो 8 सीढ़ी उसको नीचे की तरफ जाना है। तो इस पैटर्न को अपने पूरा करेंगे। तो देखो बच्चों नीचे जाने की तरफ उसने 11 छलांगे लगाई थी, है ना। तो अपने 11 छलांगे उसको पूरी कर देते हैं। ये देखो 3 सीढ़ियां पार की पहली छलांग में उसने, तो अपने पास नीचे की ओर है। तो ठीक है, तो उसको ऋणात्मक अपने दर्शा रहे हैं, ऊपर की ओर उसको धनात्मक। तो नीचे की ओर 3 सीढ़ी, फिर ऊपर आया 2 सीढ़ी, नीचे की ओर 3, फिर ऊपर 2, नीचे की 3, ऊपर 2, नीचे की ओर 3, ऊपर की ओर 2। इस तरह से 11 छलांगे लगाई थी बच्चों। तो अपने छलांग देख लेते हैं। 2 4 6 8 छलांग हुई है। 8 और 9 और 10 11। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका देखो -8 आ रहा है। देखते हैं -8 देखो -3 कितनी बार है। 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो 6 बार आया है -3 और 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 बार आया है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास -18 और प्लस के 10 -8। ये देखो इस तरह से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं अपने। अब दूसरे पैटर्न को भी पूरा करना है। इसमें भी यही मेथड लगेगा कि नीचे की ओर जो सीढ़ियां वो ऋणात्मक है। तो चलिए दूसरा पैटर्न पूरा कर लेते हैं। पी पैटर्न वो दिया हुआ है
4 माइनस 2 और ये क्या है 8 सीढ़ी ऊपर, क्योंकि 9वीं पे है तो 8 ऊपर करेगा तो पहली सीढ़ी पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 4 सीढ़ी ऊपर की, फिर 2 नीचे की, 4 ऊपर की, 2 नीचे की, फिर 4 ऊपर की। तो अब इसको देखते हैं, ये 8 हो गया है। तो देखिए 4 और 4 8 और 4 12, 12 में से 4 चले गए 8। तो ये पैटर्न पूरा कर दिया। अब इसका अगला पार्ट, ए में योग -8, जो -8 है वो 8 सीढ़ियां नीचे की ओर को निरूपित करता है। ये कह रहा है -8 है ना, वो 8 सीढ़ियां नीचे की ओर बता रहा है, तो ये +8 क्या बताएगा, 8 सीढ़ियां ऊपर की ओर, +8 8 सीढ़ियां ऊपर की ओर को निरूपित करेगा। इस तरह से बच्चों अपना 10वां सवाल हम अपने देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसको अपनी गृहकार्य की कॉपी में अच्छे ढंग से इसको करेंगे तो भविष्य में भी अपने को याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे। तो बच्चों ये अपने बंधन वाला सवाल जो बहुत ही रुचिकर है और सब बच्चों का चहेता सवाल होता है, उसको अपने हल किया और मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो दोबारा देखें तो बिल्कुल आपको बच्चों समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए आपका स्थायी हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा सवाल है, पूर्णांकों की समझ से अपने इस तरह की समस्याएं वो हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब मैं 9वां सवाल ले लेता हूँ, पहले 10वां फिर 9वां, अब आगे 8वां लेंगे। तो अब की जो सवाल है उसमें आपने को बताया गया है ये निशान जो है, छोटे का निशान बड़े और बराबर का निशान है, इसको लगाना है। तो चलिए पहला सवाल लेता हूँ मैं इसमें। तो पहला सवाल दिया है -8 प्लस -4 और यहाँ पर अपने को निशान लगाना है इसमें, ठीक है। और -8 -4 ये सवाल है बच्चों, इसका अपने देखेंगे कि किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चिन्ह हल करते हैं। प्लस का माइनस से गुणा है, प्लस का यदि माइनस से गुणा आ जाए बच्चों तो देखते हैं कि प्लस का प्लस से गुणा है तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस से है तो भी प्लस आएगा, प्लस का माइनस से है तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस से तो भी माइनस आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस को माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा। यानी दोनों निशान एक जैसे हैं तो अपने पास प्लस आएगा, और निशान अलग अलग है, चाहे प्लस का गुणा माइनस से करें या माइनस का प्लस से करें तो अपने पास माइनस आएगा। चलिए इसको पूरा करते हैं। -8 और ये हो गया प्लस का माइनस से किया तो माइनस, ठीक है। -8 और -4 यानी -8 है ऋण और -4 और हो गए तो माइनस के कितने हो गए, 12 हो गए। जैसे प्लस प्लस की संख्याएं होती है वो आपस में जुड़ती है ना, वैसे माइनस माइनस की संख्याएं भी आपस में जुड़ती है और माइनस का चिन्ह लिए हुए। तो चलिए बच्चों ये हो गया -12। इसी तरह उसको देखें तो -8 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो -8 और प्लस के 4 है तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है, 4 है। अब बच्चों ये देखना है कि -12 और -4 में बड़ा कौन है। -12 और -4 में बड़ा कौन है, इसको एक तरीके से समझे। इसके तो 4 रुपए का ऋण है, ऋणात्मक पक्ष के इसलिए 4 रुपए का ऋण है, कर्जा है। इसके 12 रुपए का ऋण है, तो इसमें जो कमजोर है वो कौन हुआ, जिसके ऋण ज्यादा है वो कमजोर है, तो ये है कमजोर। इसका मतलब ये छोटा है, छोटा है तो अपनी तरफ ये निशान है इस तरह से, ठीक है। ये अब अपने कह सकते हैं -12 है वो छोटा है -4 से, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इसका बी पार्ट्स लेते हैं। बी पार्ट्स में दिया गया है -3 है और प्लस के 7 है और माइनस के 19 है बच्चों, ठीक है। एक पार्ट तो ये दिया गया है, सॉरी यूं दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और अगला दिया गया है 15 -8 और एक अपने पास माइनस के 9 जोड़ दिया गया है इसमें यूं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले मैंने बताया था निशानों के बारे में, चिन्ह जो है उनको हल करेंगे। तो माइनस के 3 प्लस के 7 और माइनस के 19, माइनस माइनस की संख्या है बच्चों को पहले जोड़ लो अपने। तो -19 में -3 जोड़े तो माइनस के 22, ठीक है। इसी तरह माइनस के 22 और प्लस के 7 है, माइनस के 22 और प्लस के 7 है तो ज्यादा किसके, माइनस के कितने ज्यादा है, 15 ज्यादा है, क्योंकि 15 और 7 22 होते हैं ना, यानी 22 में से 7 मैंने घटा दिए। अब इधर देखें 15
माइनस के 8 है और प्लस करना माइनस एक है तो माइनस 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 वाले उनको एक साथ जोड़ लेते हैं अपने। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 9 और 8 है 17। अब माइनस के 17 है और प्लस के 15 है तो अपने को पता है माइनस से ज्यादा कितने ज्यादा है 2 के ज्यादा है। अब आप बताओ माइनस 15 और माइनस 2 में छोटा कौन है? ये तो है माइनस के 15 और वो है माइनस के 2। अब इनमें छोटा कौन है? तो साधारण सी बात है, इसके 2 रुपए का ऋण है, इसके 15 रुपए का ऋण है, तो ये छोटा हुआ। तो चलिए बच्चों ये चिन्ह लगा देते हैं, छोटे का ये चिन्ह हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस 15 है वो छोटा है किससे? माइनस 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल कक्षा 7 की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में दिए गए हैं और उसमें प्रयास कीजिए वाले पार्ट्स यदि अपने हल किए हैं तो ये सवाल भी अपने को बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और चलिए सी पार्ट्स देखते हैं इसका। इसमें दिया गया बच्चों 23 में माइनस 41 है और प्लस के 11 है। ठीक है, और इसका सेकंड जो आगे वाला पार्ट है वो 23 माइनस 41 और माइनस में 11 है, इस तरह से दिया गया बच्चों, इसको देखना है। तो सबसे पहले मैंने वही तरीका बताया आपको कि प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, इसमें माइनस माइनस वाली एक साथ जुड़ जाती है, प्लस प्लस वाली एक साथ जुड़ जाती है। तो 23 और 11 होंगे अपने पास 34। अब देखो 34 तो है प्लस के और माइनस के 41, तो ज्यादा किसके है? माइनस के। कितने ज्यादा है? 7 अंक ज्यादा है, तो माइनस 7 आ गया। उधर देखें तो 23 तो अकेला ये प्लस का, माइनस के है 41 और 11 यानी 52, इसको जोड़ दिया बच्चों मैंने, तो ये 52। अब देखो ज्यादा किसके हैं? माइनस के हैं। कितने ज्यादा है? इसमें से घटा के देख लो, 52 में से 23 घटाएंगे तो अपने पास आ गया बच्चों 9 और 2 29 आ गया। अब बताओ आप कौन सी संख्या आपको छोटी लग रही है? माइनस 7 लग रही है या माइनस 29 लग रही है? कौन सी छोटी लग रही है? सोचो कौन सी लग रही है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, माइनस के 29 छोटा है, क्योंकि इसके तो 29 रुपए ऋण है, इसके 7 रुपए ऋण है, तो ये कमजोर हुआ। इसको ऋण चुकाने के लिए जो 29 रुपए कमाने पड़ेंगे, जमा धन करना पड़ेगा, इसको 7 रुपए जमा धन करना पड़ेगा, तो ये कमजोर है, तो ये छोटा होगा। तो छोटे का निशान ये लगाएंगे, इसका मतलब माइनस 7 है वो तो बड़ा है और माइनस 29 है वो छोटा है। चलिए बच्चों अगला सवाल लेते हैं, इसका डी पार्ट में दिया गया बच्चों 39 में माइनस के 24 जोड़ना है और उसमें से 15 घटा देना है। ठीक है, इस तरह का पार्ट दिया गया है और इसके सामने जो दिया गया है वो 36 में माइनस के 52 जोड़ने हैं, सॉरी घटाने हैं 36 में से अच्छा माइनस 52 जोड़ने हैं और आगे घटाव है माइनस 26 का। इस तरह से इसको देखते हैं बच्चों, तो ये हो गया 39 प्लस और माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो 39 इसको जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 39 आएगा। ठीक है, तो 39 में से 39 के 39 रुपए जमा धन था, 39 रुपए ऋण, शून्य, 39 में से 39 गया शून्य। चलिए इसको देखें, ये हो गया 36 और प्लस और माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। 36 को 36 में जोड़ा तो 72 आ गया बच्चों, 72 में से 52 घटा दिया तो 20 आ गया। अब देखो कौन बड़ा है, आपकी बात तो आसानी से पता लग रहा होगा, एक तो शून्य और एक 20 है, कौन बड़ा है? 20 बड़ा है। छोटा कौन है? शून्य, तो छोटे की तरफ इस तरह का निशान, बड़े की तरफ ये वाला, इसको यदि देखें चिन्ह को तो ये बड़े की तरफ आता है, ये छोटे की तरफ है, ये वाला पार्ट जो बड़ा पार्ट है वो बड़े की तरफ आता है। तो ये मैंने किया 20 बड़ा है तो मैंने बड़ा पार्ट इधर, छोटा पार्ट इधर, इसमें भी ये देखो माइनस 7 बड़ा था तो मैंने यही किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ई पार्ट्स लेते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल, इसकी बार बार अभ्यास यदि अपने करते हैं गणित में तो गणित अपना बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए, और गणित को यदि इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। चलिए माइनस 231 में अपने को जोड़ना है और में जोड़ना है अपने को 51। ठीक है, तो इसमें से माइनस के 399 और उसके बाद यदि देखें बच्चों तो 159 है और 81 है, 159 और 81, इस तरह का सवाल बच्चों आपकी किताब में दिया गया है, वहां से मैंने उठाया है। तो चलिए प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी, जोड़ दो, 9 और 1 10 और 7 और 5 12 और 1 13, तो ये तो है 130 और ये 231, तो अपने को पता है बड़ी संख्या उसका निशान आएगा, इसका निशान आ गया। अब कितना बड़ा है घटाव करके देखें तो 101, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के देखते हैं अपने कैसे आएगा। 101 देखो बच्चों, 101, तो इस तरह से
निशान है वो बड़ी संख्या का आएगा, तो 101 आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी साइड देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। तो माइनस के 399 है, इनको जोड़ लो आपस में क्योंकि प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएगी। 9 और 1 10 और 8 और 5 13 और 1 14 और 1 और 1 2 हो गए 240। तो अपने को पता है बड़ी संख्या है वो माइनस की है, माइनस का चिन्ह आएगा, कितनी बड़ी है तो घटा के देख लेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस तरह से घटाव कर सकते हैं अपने 159। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बताइए जरा सोचिए। अब आपको ही करना है इस बार, सोचिए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 159 बड़ी है या छोटी है? माइनस में है वो तो छोटी है, क्योंकि माइनस में दिखने में जितना अंक बार बड़ा होता है उतनी वो छोटी होती है, तो ये संख्या छोटी है बच्चों। तो माइनस के 159 छोटी है और माइनस का 101 है वो बड़ी है। तो इस तरह से अपना 9वां सवाल पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 8वें सवाल की ओर। तो आज अपने पास यही 3 सवाल इस चैप्टर में बाकी थे बच्चों, 1 पॉइंट ये तो वो अपने पूरे कर रहे हैं। तो चलिए एक 8वां सवाल जो अपने पास दिया गया है उसको समझने से पहले एक बात और भी अपने समझ सकते हैं बच्चों। आपने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा होगा, एक शब्द आता है योज्य प्रतिलोम। अब देख लीजिए इसको, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है जैसे 2 है तो ऋणात्मक को धनात्मक कर देना, धनात्मक को ऋणात्मक कर देना, ठीक है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम होगा अपने पास -2। इसी तरह -2 का योज्य प्रतिलोम 2, चिन्ह बदल देना है। 7 का पूछूं तो -7, 8 का पूछूं तो -8 और -5 का पूछूं तो 5। साधारण सी बात है। इस तरह से यदि देखें तो योज्य प्रतिलोम को अपने समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान से। जैसे 2 का -2 का 2, 7 का -7 और -5 का 5, यानी -5 है तो +5 कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। तो इसी उदाहरण को लेके यदि अगला सवाल अपने देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से अपने बच्चों समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूं 8वां सवाल। 8वें सवाल में बच्चों अपने को दिया गया ए और बी के कुछ मान दिए गए हैं। तो ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए अपने को सिद्ध करके बताना है कि a माइनस b बराबर a प्लस b होता है। ये अपने को सत्यापित करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट से लेता हूं इसका। a का मान तो है 21 और b का क्या है बच्चों 18, ठीक है। इसके लिए अपने इसको देखें। तो चलिए अपने इसमें देखें तो मान रख देता हूं मैं 21 माइनस 18 और अपने को देखना है कि 21 प्लस 18 मैंने दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए इसमें 21 माइनस 18, माइनस का मतलब है उसका योज्य प्रतिलोम, ठीक है। माइनस 18 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस के 18, क्योंकि किसी संख्या को मैं यूं लिख दूं, जैसे मैंने बच्चों ये लिख दिया तो ये 18 का योज्य प्रतिलोम -18, और मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों तो ये योज्य प्रतिलोम किसका? -18 का, ये 18 हो गया। तो इसी पैटर्न को मैं लेके यहां चलाऊं कि भी माइनस को मैं योज्य प्रतिलोम पढ़ लेता हूं, तो ये योज्य प्रतिलोम किसका है? -18 का, तो प्लस के 18 हो गया, ठीक है। 21 और 18 39। इसको भी देखें तो ये 39 है तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी बराबर हो गया, सत्यापित कर दिया आपने। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट से देखें बच्चों। तो दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है a को तो 118 लेना है और b को 125 लेना है। तो a को 118 और b को 125, ये बच्चों। तो देखिए 118 माइनस 125 सिद्ध करना है अपने को 118 प्लस 125 के बराबर है, ये सवाल है। तो देखिए माइनस का 125 है, माइनस 125 का योज्य प्रतिलोम, माइनस को योज्य प्रतिलोम पढ़ेंगे अपने। तो माइनस 125 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? 125 होता है। 125 में 118 जोड़ देंगे अपने, तो ये हो गया 8 और 5 13, ऐसा लगी 1 4 2 243 आ गया। इसको भी देखें बच्चों 118 में तो 8 और 5 13, ऐसा लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2, देखो 243। तो ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, ये भी बराबर हो गया, ये सत्यापित कर दिया आपने। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। 3 नंबर पार्ट है, a बराबर 75 है और b बराबर 84 है। a बराबर, तीसरा पार्ट लेता हूं बच्चों, a बराबर 75, b बराबर 84। तो वही तरीका अपने पास को 75 माइनस 84 और इसको सिद्ध करना है कि 75 प्लस 84 के बराबर है। तो चलिए देखते हैं -84 का योज्य प्रतिलोम, -84 का योज्य प्रतिलोम देखेंगे बच्चों 84 प्लस, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 159 आ गया। इसको भी देखें तो 159 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर पूरा बराबर हो गया, सिद्ध कर दिया। इसी तरह इसका अंतिम पार्ट देखें बच्चों, चौथा पार्ट से भी देखें तो अपने पास a बराबर 28 और b बराबर 11।
किताब का, ये 8वां सवाल चल रहा है, अंतिम सवाल इस चैप्टर का। तो चलिए 28 माइनस 11 और 28 प्लस 11 ये सिद्ध करना है। इसमें मान रखे ना मैंने, ए का मान तो 28 है और माइनस 11 और ये हो गया। तो -11 का लीजिए पकड़ लो बच्चों, प्लस के 11, ये हो गया 39, यहाँ भी देखें तो 39, इसका मतलब ये बराबर सत्यापित कर दिया। तो इस तरह से बच्चों यदि अपने देखें तो ये अपना चैप्टर 1.1 वो पूरा होता है। आप इसको गृह कार्य के रूप में भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से चैप्टर था। तो आपने सभी को समझ में भी आया मेरा विश्वास है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।